अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू पिच साइड एपिसोड 14। आज हम आपके एक शो लाए हैं दोबारा आफ्टर फ्यू डेज। वंस अगेन मेरे को होस्ट अमान ने मुझे ज्वाइन किया कराची से। अमान, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र। बस आज हम लोग एपिसोड 14 लेकर आए आप लोगों के लिए, और चले स्टार्ट करते बिना किसी देरी जी बिल्कुल, आज हम मल्टीपल टॉपिक्स पे बात करेंगे। जिस तरह आप सबको पता है, इंडिया और इंग्लैंड की T20 सीरीज स्टार्ट हो गई है। उसका पहला मैच फर्स्ट इनिंग्स हुई लेकिन वॉश आउट हो गया। और बाकी फिर हम बात करेंगे विमेंस वर्ल्ड कप पे जो चल रहा है। उसके दोनों सेमीफाइनल हो चुके हैं। एंड देन वी हैव सम पीसीबी न्यूज़ जो हम एंड के लिए छोड़ रहे हैं। तो अपने पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। अमान, आपने ये मैच देखा, पहला T20 जो हुआ है, वॉश आउट हो गया। पहली इनिंग्स हुई इंडिया की पूरी, लेकिन जो दूसरी इनिंग्स थी वो पूरी वॉश आउट हो गई। बिल्कुल, मैंने ये मैच बिल्कुल लाइव बैठ के एंजॉय किया था, और लाइक बहुत दिल था कि हम लोग इंग्लैंड की बैटिंग भी देखते अगेंस्ट इंडिया। बिल्कुल। बट खैर हम वो देख नहीं पाए, लेकिन जितना हमने पहली इनिंग्स में मैच उसके ऊपर अपना एनालिसिस देते हैं कि जैसे ही इनिंग स्टार्ट हुई है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल संजू सैमसन की एक जो बुरी फॉर्म लगी हुई है आफ्टर द वर्ल्ड कप। उन्होंने 3 इनिंग्स खेली और तीनों में कोई स्कोर नहीं कर सके। आज भी वो जिस तरह से स्टार्ट में फंसे हुए थे, गैप फाइंड करने के भी जा रहे थे, लेकिन गैप फाइंड नहीं कर पा रहे थे। बिल्कुल। फिर एक साकिब महमूद की एक ऑफ साइड की बॉल पे उन्होंने कैच किया, और टॉम मेंटन ने काफी काफी अच्छा कैच पकड़ा मेरे अकॉर्डिंग। उसके बाद ईशान किशन भी लाइक बिल्कुल ही लूज अपने, मतलब क्या कहूँ मैं उसको, बिल्कुल टेंशन फ्री होके वो भाग गए, बॉल फील्डर के हाथ में थी और रन आउट हो गए। बिल्कुल, आप लेकिन सही कह उसके रहे हैं। बाद हाँ, अभिषेक शर्मा ने जिस तरीके से बैटिंग की है, दैट वाज फेनोमेनल। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इंडिया ने इस मैच में बिल्कुल संजू सैमसन स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी फॉर्म के साथ। लेकिन शुरू में 2 विकेटें गिरी, बट इंडिया ने अपनी जो एक इंटेंट है और जो इनका एक स्टाइल ऑफ प्ले रहा है पिछले 2-3 साल में T20 क्रिकेट में, वो उन्होंने नहीं भूला इसके अंदर। बहुत दफ़ा हम देखते हैं कि टीम ऊपर से 2-3 विकेट लूज़ करती है और अपनी शेल में चली जाती है, एक डिफेंसिव अप्रोच में आ जाती है, रीबिल्ड करती है, सिंगल डबल करती है। लेकिन इंडिया ने बिल्कुल नहीं किया इस दफ़ा, अगर आप देखें। हाँ, श्रेयस अय्यर थोड़ा-सा टाइम लेके खेल रहे थे एक एंड में, लेकिन दूसरे एंड में हमने देखा अभिषेक शर्मा को अपना नेचुरल गेम खेलते हुए, वही अपनी एक्सप्लोसिव शॉट, सारे शॉट्स उन्होंने खेले। और मैं उनकी थोड़ी बात करना चाहूँगा अभिषेक शर्मा का। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पहला मैच था ये इंग्लैंड की कंडीशंस में। आई थिंक इससे पहले वो कभी भी नहीं खेले इंग्लैंड में। तो उन्होंने ये भी अपने आप को प्रूव कर दिया है कि वो जो प्लेयर है वो कोई कंडीशन के उनपे कंडीशन पे रिलाई नहीं करते। वो उन्होंने इंडिया में परफॉर्म किया हुआ है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके पिछले साल जो अक्टूबर में T20 सीरीज थी वहां परफॉर्म किया। और अब उन्होंने इंग्लैंड का भी जो एक क्वेश्चन मार्क था उसको भी उन्होंने क्लियर कर दिया यहाँ पे पहले मैच में 50 करके। एग्जैक्टली, बिल्कुल मेरा भी यही पॉइंट था कि लाइक 6 पे 2 आउट थे इंडिया के। बिल्कुल। एट दैट स्टेज दुनिया की बड़ी बड़ी टीम टीम होती, बड़े बड़े प्लेयर होते, वो कुछ ना कुछ टाइम के लिए अपने आप को थोड़ा सा रोकते और शैल में जाते। और हाँ, हम तो पर्सनली इसके लिए मशहूर है, हमारी बिल्कुल। एक विकेट गिरती थी कि प्लेयर शैल में चले जाते थे। लेकिन अभिषेक शर्मा ने जिस तरीके से लाइक इनिंग्स को वहां से लिया है, लाइक उन्होंने बिल्कुल क्या कहते हैं, उन्होंने स्पिन को भी अटैक करा। उन्होंने साकिब महमूद को भी चार्ज किया, लूक वुड को उन्होंने एक ओवर में कोई 15-20 रन मेरे हिसाब से मारे थे। वहां से उन्होंने विल जैक्स को काफी ज्यादा मारा। ऑन द अदर हैंड श्रेयस अय्यर, लाइक वो लगे हुए थे अपने एंड से। कभी कभार लूज शॉट्स, रिलीज शॉट्स आ रही थी टाइम टाइम, लेकिन अभिषेक शर्मा बिल्कुल ही ऑपोजिट खेल रहे थे। उन्होंने कोई नहीं देखा पिच को, उन्होंने कोई नहीं देखा वेदर को। बारिश कंटिन्यूसली हो रही थी मैच के अंदर, एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं होता कि बारिश रुकी हो। पूरा मैच ऑन गोइंग बारिश के अंदर खेला गया था। उसके बावजूद अभिषेक शर्मा बॉल थोड़ा रुक के बल्ले पे आ रहा था, उसके बावजूद उन्होंने 6 चौके 4 छक्के लगाए, और वही अपने 250 के टारगेट से खेला। तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसे प्लेयर्स का आपकी टीम में होना एक बहुत बड़ा एसेट है किसी भी टीम के लिए। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो अभिषेक शर्मा टाइप प्लेयर्स जो होते हैं इनके लिए कंडीशन मैटर नहीं करती है। ये कहीं भी जाते हैं अपने अंदाज में खेलते हैं, बेशक या फेल भी होते हैं, लेकिन जिस दिन इनका दिन होता है ये उस दिन अपनी पूरी परफॉर्मेंस देते हैं। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा श्रेयस अय्यर पे। आई थिंक उनके लिए ये इनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जब से वो कैप्टन बने इंडिया जो है वो स्ट्रगल कर रही है। 2 मैच आयरलैंड में हार गई, दोनों में श्रेयस अय्यर के रन नहीं आए। तो उनके लिए पर्सनली ये रन, बेशक उनका एक
जो एग्रेसिव मोड होता है वहाँ वो ये नहीं था। काफी मेच्योर इनिंग्स थी, 144 का स्ट्राइक रेट था। तो थोड़ी सी उनके कैरेक्टर के खिलाफ ही इनिंग्स थी, बट स्टिल रन उन्होंने किए 68। तो आई थिंक उनके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है। तिलक वर्मा ऑन दी अदर हैंड 13 ऑफ 13, तो तिलक वर्मा थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। रन वो कर रहे हैं, आयरलैंड में भी उन्होंने आई थिंक 50 किया, लेकिन स्ट्राइक रेट उनका काफी लो जा रहा है। तो ये देखना होगा। शिवम दुबे आई थिंक बड़ा अच्छा खेल रहे हैं इस वक्त, आईपीएल से भी उनका फॉर्म लगा हुआ है, 200 का स्ट्राइक रेट। तो मतलब इतना ज्यादा बात करने को है नहीं इस मैच पे, लेकिन जो सबसे बड़ी हाईलाइट हमने बोर्ड पे भी लगाई हुई है कि श्रेयस अय्यर और अभिषेक शर्मा की इनिंग्स। हाँ बिल्कुल, आप सही सही कह रहे हैं। मैं बस इसमें एक दो पॉइंट अपने ऐड करूंगा कि जी श्रेयस अय्यर का जो एक जो उन्होंने पूरे मैच में एक ही छक्का लगाया था, लेकिन जो वो छक्का लगाया था वो मैं कहता हूँ पूरे मैच की हाईलाइट थी, क्योंकि वो एक जो उन्होंने कवर्स पे जितना एलिगेंटली वो शॉट उठाया था, मतलब उस शॉट को देख के जो मजा आया था वो किसी पूरे मैच में नहीं आया था। और ऑन द अदर हैंड तिलक वर्मा की मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि तिलक वर्मा से ये एसोसिएट किया जाता है कि वो मिडिल में आके इनिंग्स को तेज करेंगे, लेकिन हम पिछले कुछ मैचेस से देखते आ रहे हैं कि वो मिडिल में आके गेम को बहुत स्लो कर देते हैं। लाइक वो बिल्कुल रन बॉल 115-20 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, और इससे ज्यादा वो नहीं कर पाते। तो उनके लिए भी एक सवालिया निशान होगा, क्योंकि अभी जो हम इनकी श्रीलंका के अगेंस्ट ट्राई सीरीज थी, उस थ्रू आउट द सीरीज श्रेयस अय्यर 70 से ऊपर स्ट्राइक रेट पे नहीं खेल पा रहे थे वनडे ऑल्सो। मेरे बिल्कुल आप सही कह अकॉर्डिंग रहे हैं। उनके लिए एक क्वेश्चन मार्क होगा कि उनको थोड़ा अपने ऊपर अब लेनी पड़ेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, अब इस मैच पे इतनी बात करने को है नहीं, तो हम थोड़ा सा प्रीव्यू भी कर देते हैं सेकेंड T20 का जो आज खेला जाएगा मैनचेस्टर में। तो अमान, ये मैच के क्या थॉट्स हैं? मैं भी अगर इसमें मोर्ने मोरकल जो इंग्लैंड जो सॉरी इंडिया के जो बॉलिंग कोच हैं, उनकी मैं इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी थोड़ी देर पहले। तो उनसे सवाल हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पूरी दुनिया पूरी मीडिया जो है इस वक्त हाइप बना रही है 15 ईयर ओल्ड वैभव सूर्यवंशी की कि ये कब खेलेंगे मैच। तो मोर्ने मोरकल का जो जवाब है इसमें वो ये है कि भाई हम लोग हमारे पास जगह नहीं है उसको खिलाने की, क्योंकि जो टॉप ऑर्डर है इस वक्त उसमें अभिषेक शर्मा जो इस वक्त नंबर 1 रैंक या मतलब नंबर 2 रैंक प्लेयर है वो उस वक्त T20 के अंदर, और फिर ईशान किशन जो 3 पे आते हैं वो नंबर 1 हो गए अभी 2 दिन पहले। और उसके साथ संजू सैमसन जो बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी फॉर्म के साथ इस वक्त, लेकिन वो, अगर आपको याद हो, T20 वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। तो मोर्ने मोरकल का ये कहना है कि 3 इतने बड़े प्लेयर्स जिन्होंने इतना परफॉर्म किया है, उनमें से किसी एक को बाहर बैठाना और वैभव को खिलाना, ये समझ नहीं आ रहा उनको कि कैसे होगा। तो आपके अमन इस पे क्या थॉट्स है? क्या ये जगह बनती है वैभव की, या इंडिया सही कर रहा है ये? देखिए, मैं इसके ऊपर एक स्ट्रेट अवे आंसर दूंगा, कोई डबल मीनिंग बात नहीं करूंगा। मेरा इस पे सिंपल एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप ऐसा नहीं करें कि आप किसी प्लेयर को ड्रॉप करके वैभव सूर्यवंशी को खिलाए। आप एक सिंपल रोटेशनल पॉलिसी अपनाएं कि भाई हाँ, हम इस सीरीज के अंदर किसी मैच में आपने संजू को ड्रॉप करके अभिषेक और वैभव को ओपन कराया, किसी मैच में अभिषेक को ड्रॉप करके संजू और वैभव को ओपन कराया, और किसी मैच में आपने डायरेक्ट संजू और अभिषेक को ओपन कराया। तो इस एक रोटेशनल पॉलिसी के थ्रू आप प्लेयर्स को भी टेस्ट कर पाए कि सूर्यवंशी का जैसे कि डेब्यू पे कभी बात होती है कि उनको डेब्यू क्यों नहीं कराया जा रहा, तो इस बात के भी मेरे अकॉर्डिंग उनको मसला हल हो जाएगा। तो एक सिंपल सी पॉलिसी है, क्योंकि ये कोई बड़ा वर्ल्ड कप नहीं है कि आप अगर प्लेयर को ऐसे लेकर आते हैं तो कोई प्रॉब्लम बन जाएगी आपके लिए। इट्स सिंपल बायलैटरल सीरीज। तो अगर बायलैटरल में ट्राई नहीं करेगा तो कहाँ ट्राई करेगा। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आई थिंक मेरा जो इस पे ओपिनियन है वो ये है कि जो आयरलैंड सीरीज थी, ये परफेक्ट मौका था सूर्यवंशी का डेब्यू कराने के लिए, क्योंकि देखिए बिल्कुल। आयरलैंड के खिलाफ आपको कोई जरूरत नहीं थी इंडिया को कि वो अपनी बेस्ट 11 खिलाता, वहां पे वो सूर्यवंशी को चांस देते। एक, बेशक वो हार गए वो सीरीज, लेकिन स्टिल एक ऑन पेपर एक रेलेवेंट चांस था उसको डेब्यू कराने का। अब जो है यहाँ इंग्लैंड की जो सीरीज है, ये अब इंडिया पे इमेंस प्रेशर आ चुका है। और अभी मैं सुनील गावस्कर की भी स्टेटमेंट पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा है कि ये जो आयरलैंड से जो हार है सीरीज की, ये वन ऑफ द मोस्ट डार्केस्ट या वर्स्ट मोमेंट्स है इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर। तो अब एक बहुत प्रेशर बिल्ड हो चुका है इंडियन टीम पे, और वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि वो इस इंग्लैंड सीरीज को जीते। और ये 5 मैच सीरीज है, तो उसको जीतना इतना आसान नहीं है कि आप बस 2 मैच जीत के हो गया। इसमें आपको 3 मैच जीतने पड़ेंगे। और अब मैं अगर थोड़ी बात करूं कि सूर्यवंशी कैसे आएंगे, तो मुझे लगता है वो इस सीरीज में एक ही तरीके से आएंगे कि इंडिया इस वक्त अपने अगले 2 मैच जीत जाए सीरीज के, और सीरीज को बचा ले। फिर जो रिमेनिंग 2 मैचेस होंगे उसमें वो खिला लेंगे मोस्ट लाइकली। ये मेरी थॉट्स है इस पे।
देखिए मेरा तो इसमें सिंपल सा ओपिनियन है, क्या है कि आप देख रहे हैं कि संजू सैमसन की फॉर्म बिल्कुल भी नहीं लगी भी। वो 3 मैचों से उनसे डबल डिजिट स्कोर तक नहीं किया जा रहा। वो 2-3 बॉलें खेलते आउट हो जाते हैं। तो एज ओपिनियन कि आप अगर सूर्यवंशी को जस्ट फॉर 1 मैच ट्राई करो, क्योंकि आपको उनका पता तो है कि वो जिस तरीके से वो बंदा बैटिंग करता है, वो चल गया तो एक तरफा मैच हो जाएगा विद इन सेकंड। तो आप ले खत्म हुआ सूर्यवंशी खड़ा हुआ, तो मतलब समझो मैच इंडिया की जेब में। मेरा तो इसमें ये बिल्कुल ऑन आप द देखिए अदर आप हैंड। सही बात कर रहे हैं बिल्कुल। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो हमारा कल्चर है, जो इंडियन कल्चर हो गया, पाकिस्तानी कल्चर, जो साउथ एशियन कल्चर है, यहाँ पे ये रोटेशनल पॉलिसी वगैरह ना, ये इतनी ज़्यादा हम लोग इस चीज़ को समझते नहीं है। हमारे कल्चर में ये है कि एक दफ़ा प्लेयर जब ड्रॉप हो जाए या बाहर हो जाए, तो वो मतलब उसकी जगह गई। वापस आएगा वो जब वो परफॉर्म करेगा किसी डोमेस्टिक में या लीग में। तो आई थिंक ये रीज़न है कि संजू सैमसन को इस वक्त नहीं बैठाया जा रहा। वरना अगर ये कोई बाहर की मुल्क होता, मतलब ऑस्ट्रेलिया होता या न्यूजीलैंड होता, तो वो लोग तो बड़ा इसको इजीली तरीके से मैनेज करके खिला देते हैं सूर्यवंशी को। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना, बोर्ड्स के। इंग्लैंड की सेकंड मैच की उन्होंने प्लेइंग 11 अपलोड कर दी, तो मैं जी। देखा वो इंग्लैंड ने दो चेंजेस किए। जोफ्रा आर्चर और जॉश टंग को वापस लाया गया है, और साकिब महमूद और लिलियम वो कौन है वो, क्या 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 नाम है उनका, दॉसन। लूक वुड को ड्रॉप किया गया। लूक वुड को। सर लूक वुड, साकिब लूक महमूद ड्रॉप हो गए वुड। क्या? बिल्कुल हाँ, साकिब महमूद बड़ी और लूक अजीब वुड सी बात ड्रॉप है, है, और क्योंकि जॉश टंग को जोफ्रा साकिब आर्चर है। महमूद तो इतना खेलते भी नहीं है, और अब वो भी खेले मैच तो बड़ा अच्छा उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेट ली। तो मेरे लिए काफी सरप्राइज है। मुझे समझ नहीं आता जॉश टंग को इतना ज्यादा इंग्लैंड क्यों खिला रहे हैं। टेस्ट भी वो खेल रहे हैं, अब T20 भी वो खेल रहे हैं। अच्छे बॉलर हैं, लेकिन उनका जो मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगता है कि वो अपनी कंसिस्टेंसी नहीं है उनके पास, अपनी लेंथ के साथ लाइन। कभी वो 2-3 बड़ी अच्छी बॉल्स करते हैं, फिर एक बैड बॉल करके पिटाई हो जाती है। तो देखना होगा कि इंग्लैंड किस तरह करता है। अच्छा, अब थोड़ा टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं अमान, क्योंकि आपको पता है और भी क्रिकेट हो रही है। तो ये वुमेन्स वर्ल्ड कप का अमान, दोनों सेमीफाइनल्स हो चुके हैं। पहला दोनों, बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली जो क्रिकेट फैंस के लिए ये एक बैड न्यूज़ थी कि बहुत वन साइडेड फाइनल्स हुए दोनों। पहला हुआ वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया का, जिसमें वेस्ट इंडीज ने आई थिंक कोई 126-27 रन बनाए, और ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा कंफर्टेबली चेस कर लिया। और जो कल जो मैच हुआ साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का, पर्सनली मेरी इसमें काफी हाई होप्स थी कि साउथ अफ्रीका अच्छी फाइट करेगा, compete करेगा, शायद जीत भी जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल नहीं हुआ। और एक बड़ा वन साइडेड मैच हुआ ये कल। बिल्कुल, मैंने भी थोड़ा बहुत तो फॉलो किया था आपका दोनों सेमीफाइनल्स। और टू बी ऑनेस्ट इतना कोई खास मजा देखने का आया नहीं। क्या जैसा कि आपने कहा कि दोनों सेमीफाइनल्स बहुत ही मुतवाड हुए थे। स्पेशली वो जो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का सेमीफाइनल था, उसमें तो लाइक मुझे फील ही नहीं हुआ कि वेस्ट इंडीज ने थोड़ी बहुत भी बैटिंग करने की ट्राई करी। आई गेस 128 पे वो लोग ऑल आउट हो गए थे मेरे ख्याल में। जी जी बिल्कुल, 128 पे ऑल आउट हो गए थे। उनकी जो मेन प्लेयर है, जो हम्म, डेरेंड्रा डॉटेन जो है, वो आई थिंक इंजर्ड हो गई थी शायद, तो इसलिए भी टीम को डेंट पड़ गया। वरना ऑस्ट्रेलिया ने तो ये मैच बड़ा आसानी से 13 ओवर्स में चेस कर लिया था। जो सेकंड मैच हुआ था ये ओवल में, ये भी 40 रन से इंग्लैंड जीत गया। लग रहा था कि शायद साउथ अफ्रीका फाइट करेगा, क्योंकि 170 का टारगेट था। बट एक बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। जो लॉरा वॉलवार्ड जो उनकी कैप्टन है, वो जल्दी आउट हो गई 17 रन बना के। उसके बाद टीम उनकी बिल्कुल बिखर गई। बिल्कुल। अब अगर हम लोग सेमीफाइनल से आगे बढ़े और फाइनल की बात करें, तो मेरे अकॉर्डिंग जो हमारे क्या कहते हैं दो फाइनलिस्ट हैं, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। मेरे अकॉर्डिंग जो देखिए, टू बी ऑनेस्ट देखा जाए तो जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने पूरा का पूरा T20 वर्ल्ड कप खेला है थ्रू आउट, फेवरेट्स तो अब अगर कोई कहेगा तो वो ऑस्ट्रेलिया है, टू बी ऑनेस्ट कि बिल्कुल आप ऑन सही द कह रहे डे नॉकआउट के अंदर हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड कैसा है। ऑस्ट्रेलिया किस फॉर्म में आती है नॉकआउट मैचेस। तो प्रेशर वुड बी ऑन इंग्लैंड मेरे अकॉर्डिंग। बिल्कुल आप सही रहे। इसमें एक और चीज भी मैं कहूंगा कि जो ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम है, आई थिंक वो पिछले अपने दो जो वो है आईसीसी टूर्नामेंट, वो दोनों हार गई है। 2024 के अंदर वो लोग सेमीफाइनल हार गए थे आई थिंक न्यूजीलैंड वुमेन से। और अभी जो रिसेंट जो 6 महीने 8 महीने पहले जो वर्ल्ड कप हुआ था, वनडे वर्ल्ड कप, उसमें वो आपको याद होगा सेमीफाइनल में इंडिया से हार गए थे वानखेड़े स्टेडियम में, जब जमेमा रोड्रिगेज ने बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली। सो मारेंगे। तो सो ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा पॉइंट है प्रूव करने के लिए कि, क्योंकि उनपे आपको पता है कि क्वेश्चन मार्क्स भी रेज हो रहे थे कि उनके जो मेन प्लेयर्स हैं, वो उनकी एज हो गई है, वो रिटायरमेंट के करीब आ रहे हैं। लेकिन आप वन सेकेंड देख सकते हैं कि जो एलिस पेरी, जो उनकी वेटरन है, सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर है, वो उनको जिता रही है। और जहाँ मैं उनकी थोड़ी बात करना चाहूंगा, मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा कि वो
फुली फिट नहीं है, वो कोई इंजरी उनकी है। लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट ने कहा है वो ये है कि इवन इफ शी इज नॉट फुली फिट, वो स्टिल पूरी कोशिश करेंगे कि वो फाइनल खेलेंगी। जी, सॉरी कुछ मसला आ गया था, खैर। जी जी। हाँ, तो मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर देखिए तो हम पुराने टाइम से थोड़ा थोड़ा बहुत प्रेशर आ रहा था, और अकॉर्डिंग इंग्लैंड पे भी आ रहा था, क्योंकि अभी लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया फाइनल में आके हार हार गया था अगेंस्ट इंग्लैंड और अगेंस्ट इंडिया। बिल्कुल। तो अब मेरे ख्याल में अब कल का मैच है, अब कल टू बी ऑनेस्ट इंडिया का भी मैच है अगेंस्ट इंग्लैंड, और ये मैच भी होगा। टाइमिंग दोनों दोनों की क्लैश करेगी, तो मेरे अकॉर्डिंग देखने में आई थिंक दोनों मैच को ये फॉलो तो मैच ये करेंगे। मैच आई थिंक संडे को है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये संडे को खेला नहीं, जाएगा लॉर्ड्स में शायद। हाँ नहीं, संडे को नहीं, सैटरडे को खेला रहेगा। हाँ, एक, हाँ, संडे को सही संडे, सही क्योंकि सही कह आईसीसी रहे वाले अपने हैं। जो फाइनल्स है वो हमेशा संडे को ही रखते हैं। अच्छा, अब आगे हाँ, बढ़ेंगे। तो हमने शो में आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करने से पहले कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट की आज बड़ी खबरें हैं हमारे पास। तो सबसे पहली खबर, बिल्कुल बिल्कुल अमान, ये बिल्कुल। ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो के जो जर्नलिस्ट है दानियल रसूल साहब, उन्होंने रिसेंटली इंटरव्यू किया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम वाइल्ड बॉल टीम के हेड कोच माइक हैसन का, जिसमें माइक हैसन ने बड़ी बातें की है, बड़ी अच्छी बातें भी की है, थोड़ी सी क्वेश्चनेबल बातें भी की है। तो अमान, इस पे आपके क्या थॉट्स हैं? तो मैं क्या बोलूं, इन्होंने पाकिस्तान की टीम को जितना नुकसान दिया है, स्पेशली इन वाइट बॉल, मेरे अकॉर्डिंग वो और किसी ने भी नहीं दिया होगा, क्योंकि माइक हैसन जब से पाकिस्तान टीम के व्हाइट बॉल के हेड कोच बने हैं, पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ हार ही मिली है। कोई टूर्नामेंट में सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस, कोई नथिंग हमें मिला है। उस पे आके इनकी ऐसी स्टेटमेंट देना कि आपकी टीम में उसका मसला है, कल्चर का मसला है, दिवकाना मसला है, स्पिन विकेट्स बनाना अपने घर पे, टीम्स को बुला के फंसाना, इस पे हम पूरी किताब लिख सकते हैं इनकी हरकतों के ऊपर। तो अब मेरे अकॉर्डिंग तो समझ के बाहर है कि अब ये कि अपने आप को कैसे प्रूव करेंगे। नहीं, बिल्कुल। आई थिंक आपकी कुछ बातों से मैं अग्री करूंगा, लेकिन मैं डिसएग्री भी करूंगा, क्योंकि देखिए पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना, वो इस वक्त ये पिक्चर पेंट करना कि सब माइक हसन की गलती है, तो ये बहुत गलत होगा आई थिंक। क्योंकि माइक हसन को आए हुए आई थिंक कोई 1 साल 3 महीने हुए हैं जॉब में अपनी। तो इतना कम टाइम में ये बोलना कि सब इनकी गलती है, ये थोड़ा गलत होगा। क्योंकि आपको पता है मसले तो बहुत टाइम से चल रहे हैं। अगर आप हिस्ट्री देखें तो 2019 से ही आपकी क्रिकेट डिक्लाइन पे है, और 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद से अगर मैं देखूं तो आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल फारिग रही है। तो माइक हसन तो एक रीसेंट उनकी एक रही है, जो एशिया कप हो गया, T20 वर्ल्ड कप में हमने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन उसके पहले ही मसले आपको पता चल रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बिल्कुल माइक हसन ने गलतियां की हैं, लेकिन सब उनको ब्लेम करना भी थोड़ा अनफेयर होगा। उन्होंने जो बातें कही, आई थिंक कहीं ना कहीं मैं उनसे थोड़ा अग्री करता हूँ। एक उनका पॉइंट मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान टीम जो है बेशक कितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले, लेकिन जो उनकी इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्मेंस है, हमेशा वही डिक्टेट करेगी कि पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त किस स्टेट में है। तो मैं इस बात से 100% एग्री करता हूँ माइक हसन की। क्योंकि देखिए, और माइक हसन ने ये भी कहा कि इंडिया इस वक्त दुनिया की नंबर 1 टीम है अक्रॉस फॉर्मेट्स। तो ये बात उनकी बिल्कुल वैलिड है कि हम हमारी क्रिकेट का जो एक ओवरऑल सेंटिमेंट है, या जो ओवरऑल पिक्चर है, वो उसी से ही जज की जाती है कि हम इंडिया को हरा रहे हैं या नहीं हरा रहे हैं। जब हम इंडिया से जलील होते हैं, बुरी तरह हारते हैं, तो लोग यही कहते हैं कि हमारी क्रिकेट बर्बाद हो रही है। बेशक हम अगर उसी टाइम के अराउंड दूसरी टीम से आगे डिसेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो वो चीजें इग्नोर हो जाती हैं, और सारा मलबा, सारी अटेंशन हमारे इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्मेंस पे आ जाती है। तो इस बात से मैं पूरा अग्री करता हूँ। चलिए, मैं आपकी इस बात को मान लेता हूँ, ठीक है भाई, इंडिया जी वाला मैच हारते हैं तो सारी उन पे आता था क्रिटिसिज्म आते हैं, लेकिन तो इंडिया वाला मैच जीतना क्या बहुत मुश्किल है। मैंने भी देखा, आपने भी देखा, एशिया कप के सारे हारे मैचेस हमने देखे, T20 वर्ल्ड कप का मैच हमने देखा। पाकिस्तान जिस तरीके से इंडिया से मैचेस हारा है, बहुत दैट वो बहुत बहुत बड़ा मसला था, क्या वो। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। थी इंडिया से हारना, ये जो फाइनल था वो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए था। बट मैं समझता हूँ कि वो एक एक इंडिविजुअल या दो इंडिविजुअल्स की बुरी परफॉर्मेंस थी ऑन द डे, जिसकी वजह से हम हार गए। वरना ओवरऑल आई थिंक हम लोग एशिया कप में डिसेंट क्रिकेट खेल रहे थे। थोड़े से हम लोग स्ट्रगल किए, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट अगर आप बाकी मैचेस देखें हमारे,
तो हमने इतना बुरा नहीं किया था जितना एक्सपेक्टेड था, क्योंकि अगर आपको याद हो तो उस टूर्नामेंट से पहले बातें ये चल रही थी कि पाकिस्तान जो है एशिया की सेकंड थर्ड बेस्ट टीम भी नहीं है। तो फाइनल थर्ड खेलना भी मैं बेस्ट। समझता हूँ कि एज अ फैन डिसेंट एफर्ट था वो हमारा। देखिए मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगा। थ्रू आउट द एशिया कप पाकिस्तान इंडिया से मैं कहता हूँ 3 मैचेस खेले, तीनों हारा। अगर हम पहला वाला मैच हटा दे तो बाकी दोनों मैचेस तो ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान को जीतने चाहिए थे, तो पाकिस्तान ने खुद ने प्लेट में रख के वो मैचेस इंडिया को दिए थे। तो एज अकॉर्डिंग टू वन टूर्नामेंट की आपकी टीम फाइनल में खेली और चलो फाइनल हार गई, उसके बाद पूरी टीम की कोर को चेंज कर देना आपने। अब बाबर आजम को टीम में ले आए, उस्मान खान को टीम में ले आए, और भी शादाब खान को टीम में ले आए, पकड़, और आपने हसन नवाज बहाल कर दिया, सुफियान मुकीम बहाल कर दिया। क्यों? सवाल बिल्कुल, ये उठता ये है कि देखिए ये आपने आपके पॉइंट डिजर्विंग बिल्कुल टीम जी, से बाहर करो। ये आपके पॉइंट बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें देखिए ये हमें देखना है कि इस चीज के पीछे क्या सिर्फ माइक हसन थे या और भी लोग थे, क्योंकि देखिए आकिब जावेद भी जुड़े हुए हैं इस वक्त क्रिकेट बोर्ड के साथ इस बिल्कुल, इलेक्शन वो तो में। नो और भी डाउट। लोग हैं, मतलब आई थिंक मिसबा उल हक भी कहीं ना कहीं है इसमें, कैप्टन भी हैं। तो ये देखना है कि यार क्या माइक हसन 100% इंचार्ज है इस वक्त, या कोई और लोग भी हैं जो चला रहे हैं ज्यादा, उनसे ज्यादा पावर होल्ड करते हैं। देखिए आपकी बात से मैं एग्री करूंगा। अगर सारा मलबा डायरेक्ट माइक हसन पे डालना भी गलत बात होगी, क्योंकि ये सारा कुछ सिस्टम का पार्ट है। इसमें किसी अकेले बंदे को ब्लेम करना सही बात नहीं है, ना ही इसमें बिल्कुल आप अकेले कैप्टन को ब्लेम करेगी, ना ही आप हेड कोच को ब्लेम करेगी। ये तमाम ये आपके पूरे सिस्टम का फेलियर है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें अभी इसमें इतनी जल्दी तो कोई बदलाव नहीं आएगा कि आपने फौरन फौरन हेड कोच बदल दोगे, कप्तान बदल दोगे, टीम बदल दोगे। इससे आप टूर्नामेंट नहीं जीत पाओगे। आपको बिल्कुल अपनी कोर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जब तक वो आपकी जो एक कहते हैं ना टीम की कोर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, आप बड़े टूर्नामेंट्स में नहीं जीत पाओगे मेरे बिल्कुल, देखिए अकॉर्डिंग। इसमें मैं एक मेरे सामने इस वक्त माइक हसन का जो इंटरव्यू है वो खोला हुआ है, तो इसमें से एक मैं कोट रीड करना चाहूंगा जो उनके खुद के वर्ड्स हैं कि वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन हैविंग मल्टीपल लीडर्स इन अ टीम, हसन सेड द कल्चर इज मोर अ टेलिंग कल्चर रादर देन अ कोहेसिव डेवलपिंग कल्चर। तो ये माइक हसन के वर्ड मैंने कोट किए हैं। तो ये बड़ा उन्होंने अच्छा मैसेज दिया है, क्योंकि अगर आप देखें इनका जो उर्दू में अगर मैं इसको थोड़ा ट्रांसलेट करूँ और एक्सप्लेन करूँ, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट का जो कल्चर है वो ये है कि यार एक आदमी है लीडर है वो चलाएगा, मतलब कहते हैं ना सेठ कल्चर जिसे कहते हैं, कि एक बिल्कुल आदमी बिल्कुल। है वो जब उसके पास पावर है वो ही हर चीज करेगा। जिस तरह हमने देखा बाबर आजम को जब कैप्टनसी दी गई रमीज राजा की तरफ और सब उनको पावर्स दी गई, तो वही वन मैन शो थे, उन्हीं की बातें उन्हीं के डिसीजन सब चल रहे थे। तो माइक हसन का ये जो कहना है कि वी आर ट्राइंग टू डेवलप अ कोहिसिव कल्चर, ये बड़ा एक पॉजिटिव उन्होंने बात कही है, क्योंकि अगर आप बाहर के जो मुल्क है दूसरे कंट्रीज देखें तो वहाँ पे एक ऐसा कल्चर है जहाँ पे जूनियर प्लेयर जो आ रहा है टीम में और जो सीनियर है उन सब की बात को वैल्यू की जाता है और वो सबसे इनपुट लिया जाता है कि यार आप पता है क्या होना चाहिए। तो ये कल्चर अगर हमारी टीम में भी आ जाए तो मुझे लगता है इससे बहुत फायदा होगा हमारी क्रिकेट को। और देखिए ये चीजें ना ये कोई एक दो महीने के अंदर या इवन एक दो साल में नहीं इम्प्लीमेंट होती है। ये एक पूरा एक माइंडसेट होता है जो चेंज किया जाता है, और इसको चेंज करने में टाइम लगता है, आपको 5 साल लग जाते हैं, उससे भी ज्यादा टाइम लग जाता है। अब ये माइक हसन के आइडियाज मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं, उनके थॉट्स बड़े पसंद आ रहे हैं। लेकिन क्या उनको पूरी एक कहते हैं ना फ्री हैंड दिया हुआ है, एक पूरा उनको एक एबिलिटी दी हुई है कि वो अपनी मर्जी से चला सके, ये मेन मुद्दा है जिस पे हमें बात करनी है। बिल्कुल। चलिए हम अगर थोड़ा सा प्लेयर्स के बात पे भी आए। अब हमारे यहाँ पे प्लेयर्स के भी तो इतने मसले हैं ना कि प्लेयर्स बिल्कुल, अपनी आई ईगो थिंक को सबसे साइड में मसला ही नहीं प्लेयर्स रखते। है, मैं समझता हूँ प्लेयर्स ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहे हैं इस पूरे मैच के अंदर। बिल्कुल, क्योंकि देखिए प्लेयर्स को हमने ये बात कई दफा सुनी है कि जब भी बोर्ड कोच प्लेयर्स पे थोड़ी बहुत भी सख्ती करता है, प्लेयर्स सब आपस में ग्रुप करके एकदम से बोर्ड का ही बॉयकॉट करना शुरू कर देते हैं कि जैसे उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। बोर्ड ने उनके पैसे कम किए, कुछ भी उनके खिलाफ सख्ती करी, प्लेयर्स के नखरे नहीं हो रहे होते खत्म। वो कहते हैं हमारे पैसे बढ़ाओ। पैसे क्यों बढ़ाओ? आपकी परफॉर्मेंस क्या है जो आपके पैसे बढ़ाई जाएगी? लाइक अगर हम सोचे इस तरह, आप टूर्नामेंट हार हार के आ रहे हो, एंड विद दैट आपकी ऑडेसिटी की आप बोल रहे हो हमारे पैसे बढ़ाए जाए, तो इसमें तो ये तो सिर्फ और सिर्फ बेशर्मी है मेरे अकॉर्डिंग प्लेयर्स की। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आई थिंक मैं समझता हूँ कि अगर हम माइक एसन को पूरी पिक्चर से हटा दें
तो मेन जो प्रॉब्लम है ना वो प्लेयर्स में रही है कि आपके प्लेयर्स जिस पे आपने इतना इन्वेस्ट किया है, स्पेशली आपको पता होगा मैं किन की बात कर रहा हूँ, वो जो 6 to 8 प्लेयर्स का बिल्कुल, जो ग्रुप है, उस पे हमने इतना बिल्कुल। इन्वेस्ट किया है। 2017-18 से वो खेल रहे हैं, कॉन्स्टेंटली खेल रहे हैं। लेकिन और मैं उन्होंने, नाम लूंगा। बिल्कुल आप नाम आप लीजिए, नाम लीजिए बिल्कुल प्लेयर। नाम लीजिए आप। हाँ, भाई देखिए, इस प्लेयर में जो आपने छह 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 सात नाम किए, मैं अब नाम लूंगा, उसमें सबसे टॉप पे नाम आता है, वो आता है बाबर आजम का, जी मोहम्मद रिजवान का, फखर जमान का, शाहीन शाह अफरीदी का, हारिस रऊफ का, शादाब खान का, और कहीं कहीं नसीम शाह का भी नाम आता है इसके बिल्कुल। अंदर। ये कुछ 6 से 7 प्लेयर्स का मैं कहूँगा टोला है, जिनके ऊपर आपका बोर्ड सन 2017 18 19 से इन्वेस्ट कर रहा है, और इतना इन्वेस्ट कर रहा है कि 8 साल बाद भी जाके आपको अगर रिजल्ट नहीं मिल रहे इतना इन्वेस्ट करने के बाद, तो सॉरी टू से वो बोर्ड का नहीं, वो प्लेयर का मसला है, बिल्कुल आप सही प्लेयर्स कह रहे हैं। और नालायक है। देखिए ये जो एक आपने जिन प्लेयर्स का नाम लिया ना, अगर मैं 2022-23 पे वापस जाऊं, तो हमारे क्रिकेट में जो सोशल मीडिया वगैरह पे ये बातें होती थी कि ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की गोल्डन जनरेशन है, मतलब अल्लाह माफ करे, इनको ये बोला जाता था कि ये एक ऐसी 99 वाली टीम के बाद मतलब 92 या इस एरा के बाद एक ऐसी जनरेशन दोबारा मिली है जो हमें कोई 2-3 वर्ल्ड कप जिता देगी। तो ये एग्जैक्टली। एक रॉन्ग जो कहते हैं ना कि एक इमेज वो भी लोगों ने ही क्रिएट की। इसमें मैं परसेप्शन थोड़ा पैदा सा करो, फैंस बिल्कुल। पे भी आना चाहूंगा कि देखिए प्लेयर्स का काम है खेलना, परफॉर्म करना। अगर आप उनको इतना ऊपर चढ़ा देंगे तो उनके दिमाग भी खराब हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इस पे जो मीडिया हो गया, आपके फैंस हो गए, उनका भी रोल है कि आपने एक अबव एवरेज परफॉर्मेंस कह लें शुरू में, उसको इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी करके दिखा दिया कि वो जो प्लेयर्स थे वो समझने लगे कि अबव एवरेज एवरेज ही हो और नाम कमा लो। तो वो एक जो नेक्स्ट स्टेप होता है उस पे हम कभी जा ही नहीं सके। और हुआ ये कि हम नीचे जाते गए, रिग्रेशन होता गया टीम में, हम लोग और नीचे जाते रहे। एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट, क्योंकि अगर हम नोटिस करें तो 21 का जो हमारा T20 वर्ल्ड कप था, मैं कहूँगा सिर्फ वो एक इकलौता वर्ल्ड कप था जिसमें आपने थ्रू आउट द वर्ल्ड कप डोमिनेट किया। वो भी सिर्फ क्यों किया, क्योंकि ये बात आप भी जानते, दुबई में टूर्नामेंट था, हमने सारे मैचेस में हम लोग चेस किया, सेकंड इनिंग में ड्यू आती थी, आपने चेस कर लिया, बिल्कुल सेमीफाइनल में आपको पहले बैटिंग करनी पड़ी, आप हार गए, सही है। उसके बाद से कवर करते, क्योंकि उस एक वर्ल्ड कप में आपने जिस तरीके से पूरा वर्ल्ड कप खेला, आपने इंडिया को इतना बुरा हराया, तो उस एक वर्ल्ड कप ने आपके कुछ इन प्लेयर्स की लॉट को इतना ज्यादा, इनकी मैं कह लो, इनकी ईगो, इनकी इज्जतें, इनका सब कुछ इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि दे थॉट कि वो गेम से बड़े हो गए, वो क्रिकेट से बड़े हो गए हैं। इस बिल्कुल वजह से आप उन्होंने बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसके बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उन्होंने भी क्या होगा, वो 22 में भी फाइनल खेल गए। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, 22 का फाइनल खेलने में सिर्फ और सिर्फ नेदरलैंड का हाथ था, उसमें हमारा कुछ भी नहीं था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि जो 2022 का जो हमने फाइनल खेला है वो एक, आप कह सकते हैं, कर्स था, क्योंकि अगर वो हम शायद ना खेलते और पहले राउंड से बाहर हो जाते तो हम बिल्कुल, शायद तो वो उसी वक्त ही ये फैसले कर लेते जो हमने बहुत डिले कर एग्जैक्टली, दिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखिए ये तो वो नसीब भी होता है इसके अंदर। कुछ प्लेयर्स का एक कहते हैं ना, टाइम जब चल रहा होता है अच्छा, तो वो कहीं ना कहीं कुदरत भी उनका साथ दे देती है। तो ये होना ही था एंड में। अब माइक हैसन की हम वापस मुद्दे पे आएंगे कि माइक हैसन को बिल्कुल उनके गलत डिसीजन है, लेकिन मेरी जो जजमेंट है, मुझे लगता है माइक हैसन एक बड़े वेल क्वालिफाइड कोच है। उन्होंने बड़ा अच्छा उनका रिकॉर्ड है न्यूजीलैंड क्रिकेट के साथ, फिर आरसीबी के उनके बड़े अच्छे कंट्रीब्यूशन है। तो वो एक बुरे कोच कहीं से भी नहीं है, वो एक बड़े जबरदस्त कोच हैं। और उनके जो आइडियाज है, उनकी जो एक आइडियोलॉजी है, वो मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, पॉजिटिव लग रही है। अब फैसला यही होगा हमें देखना कि क्या उनको फ्री हैंड दिया जा रहा है, क्या उनके पास वो एक कहते हैं ना रिसोर्सेज हैं कि वो अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर सकें, या ऐसा हो रहा है कि उनको एक कहते हैं ना पपेट की तरह लगा दिया है सामने, और पीछे से आकिब जावेद या कोई और, मोहसिन नकवी या कोई भी आप नाम ले लें, वो चला रहे हैं। तो ये चीज है जिसको हमें और डीप जाके देखना होगा। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हम एक हेड कोच का, मैं कहता हूँ, टीम में काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो आपके टीम के जो 3 4 जो कहते हैं ना पिलर्स होते हैं, उनमें से एक पिलर आपका हेड कोच होता है। तो बिल्कुल आप सही कह अगर रहे हैं। तो अगर तो माइक एसन जैसे हेड कोच को फ्री हैंड दिया जा रहा है, उस पे ऐसी परफॉर्मेंस आ रही हो, तो फिर सॉरी टू से वो कोच का मसला है। अगर तो नहीं दिया जा रहा, तो फिर चलो कहते हैं कि बात समझ में आती बिल्कुल देखिए कहीं ना कहीं मैं ये भी कहना चाहूंगा कि परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं है। जी बिल्कुल, आप वर्ल्ड कप्स में बहुत बुरा खेले,
क्योंकि माइक हैसन के अंडर आई थिंक हम लोग शायद एक ही टूर्नामेंट, दो टूर्नामेंट खेले हैं। एक तो एशिया कप था, जो आई थिंक आता है, वही इतना सही। बड़ा टूर्नामेंट नहीं है वो मेरी नज़र में। वर्ल्ड कप मेन टूर्नामेंट था जिसमें आप परफॉर्म नहीं कर सके। और माइक हैसन ने ये खुद भी कहा कि यार हम वर्ल्ड कप में हम लोग जब गए तो हमने डिसेंट क्रिकेट खेली, इतनी बुरी क्रिकेट, हाँ बिल्कुल इंडिया से बहुत गंदा हार गए, लेकिन सुपर फोर में वो हैरी ब्रूक की इनिंग थी जो हमें हरा गई, और न्यूजीलैंड वाला मैच तो वो कह सकते हैं कि लक फैक्टर भी था। लेकिन मैं समझता हूँ इट्स अ बिट टू अर्ली। मेन जो हमारा कहते हैं ना की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, केपीआई, वो है वर्ल्ड कप 2027, जो मुझे लगता है माइक एग्जैक्टली। हैसन को देना चाहिए, उनसे नहीं लेना चाहिए, उनको पूरा एग्जैक्टली। मौका दें और उसके बाद उन पे फैसला करें। अभी बहुत अर्ली है कि हम उन्हें जज करें, क्योंकि देखिए बायलैटरल में अगर आप देखिए, जब से उन्हें टेक ओवर की अच्छी परफॉर्मेंस रही है उनकी, बांग्लादेश के आगे जीत गए, वेस्ट इंडीज के आगे जीत गए, होम पे साउथ अफ्रीका को हराया, वनडे T20 श्रीलंका को हरा दिया, तो ओवरऑल बायलैटरल क्रिकेट में आपने अच्छा ही किया है। देखिए, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि 27 का वर्ल्ड कप में अब टाइम नहीं है। 2027 के नवंबर में वो वर्ल्ड कप होगा। आपके पास रह रह दे के 1 साल है। एक बिल्कुल। साल में आप कप्तान बदल दोगे, कोच बदल दोगे, टीम बदल दोगे, बेवकूफी है। लोग अपने वर्ल्ड कप के लिए 2 2 3 साल पहले तैयारी करते हैं कि हमारे वर्ल्ड कप तक हमारी टीम फाइनल हो, हमारे प्लेयर्स फाइनल हो, हमारा कप्तान कोच सब फाइनल हो। लोग पहले टीम्स तैयारी करते हैं पहले से। हमारे कोच सब कुछ से सवाल पूछते हैं अभी भी। वो कहते हैं हम नए प्लेयर्स ट्राई कर रहे हैं, हम फलाने को टीम में ला रहे हैं, हम उसको ला रहे हैं, हम नए ट्राई कर रहे हैं। मतलब मेरी समझ से ये बाहर है कि नए प्लेयर्स ट्राई करने का टाइम कहाँ है। आपकी रह दे के कुछ 3 4 सीरीज है वर्ल्ड कप से पहले, उसमें भी आप अगर नए प्लेयर्स ट्राई कर रहे हो तो फिर मुझे पता ये होगा ओडीआई वर्ल्ड कप का सबसे लास्ट जो स्क्वाड अनाउंस होगा वो पाकिस्तान का होगा। तब हम लोग यही बात कर रहे हो कि ये बंदा टीम में क्यों है, ये बंदा टीम से क्यों बाहर देखो देखिए, ये सब तो चलता रहेगा। आई थिंक मैंने सुना है कि एशिया कप भी होगा वर्ल्ड कप से पहले, ओडीआई का, तो उसमें भी है। शायद हाँ, ये सही बोल वो सही अब बोल रहे अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन आई थिंक हो जाएगा, तो उसमें भी आपको कोई 5 6 मैचेस हो जाएंगे। अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे, ये सब तो चलता रहेगा। अमान, ये खबर आई है बड़ी इंटरेस्टिंग कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है इस वक्त जो कैंप चल रहा है लाहौर के अंदर, जिसमें फिजिकल ट्रेनिंग भी चल रही है, सिनारियो बेस्ड क्रिकेट भी चल रही है, बड़ी एक्टिविटीज वहाँ पे हो रही है, गर्मी में ट्रेनिंग हो रही है, लड़के कर रहे हैं। उसके अलावा जो ट्रेनिंग चल रही है वहाँ पे वो है इंग्लिश क्लासेस की, और इंग्लिश क्लासेस के साथ थोड़ी साइकोलॉजी पे भी कुछ क्लासेस और सेमिनार्स हो रहे हैं कद्दाफी के अंदर। तो इस पे आपके क्या थॉट्स है? क्या ये एक पॉजिटिव चीज है, या ये बिल्कुल एक वेस्ट ऑफ टाइम है? देखिए, पर्सनली आप मेरा ओपिनियन मांगे, ये पीसीबी का पिछले टाइम में मैं कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट क्या इनिशिएटिव है। क्योंकि देखिए, जब आप एक डोमेस्टिक प्लेयर हो चाहे इंटरनेशनल प्लेयर हो, जब आप जिस तरह कम्युनिकेट करते हैं, लाइक अगर मैं आपको इंडिया की एग्जांपल दूंगा, इंडिया का चाहे वो कोई भी प्लेयर हो, चाहे वो उनका कोई बॉलर हो, डोमेस्टिक लेवल का बॉलर हो, नेशनल लेवल का बॉलर हो, बैट्समैन हो, कोई भी हो, भले वो पढ़ाई लिखाई उनकी इतनी खास नहीं हो, जब वो आके इंटरव्यू में बात करते हैं ना, उनके बात करने के तरीके से वो अपनी कंट्री को करते रिप्रेजेंट। उनके बात करने के अंदाज से पता चल रहा होता है कि यार ये बंदा पर्सनालिटी है। और सॉर्ट से जब हमारे वाले बात करते हैं, उनको बात करनी नहीं आती, उनको ये नहीं पता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना किस तरह है, सॉर्ट से उनको उर्दू तक में बात सही तरह से बिल्कुल। नहीं देखिए, करनी ये आती कुछ ये लोग पॉइंट को। आपने जो कहा है इससे मैं बहुत अग्री करता हूँ। देखिए, इंग्लिश जो है ना वो ठीक है, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। अगर आपको आती है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो ऐसा नहीं है कि आप एक बेकार इंसान है या बुरे इंसान है। जो दुनिया के टॉप एथलीट्स हैं, जो फुटबॉलर्स हैं स्पेशली, वो इंग्लिश में बात करते ही नहीं है। तो मैं इस चीज़ को इतना पर्सनली नहीं मानता। ये ठीक है, क्रिकेट एक, आपको पता है, एक कॉलोनाइज्ड स्पोर्ट है, इंग्लैंड ने क्रिएट किया है, तो ठीक है, इंग्लिश उसका एक बड़ा एक एसेंशियल पार्ट है। बट जो मेन चीज़ है इसके अंदर वो ये है कि इज अ प्लेयर एबल टू आर्टिकुलेट देमसेल्व्स, क्या वो अपनी थॉट्स को सही तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसमें लैंग्वेज का कोई लेना देना नहीं है। बेशक आप अपनी बात उर्दू में करें, पंजाबी में करें, पश्तो में करें, किसी भी जबान में करें, लेकिन क्या आप अपने थॉट्स को, अपनी जो प्रोसेस जो आपने एग्जीक्यूट किया है ग्राउंड पे, क्या आप उसको सही तरीके से इलुस्ट्रेट कर सकते हैं मीडिया के सामने? ये मेन चीज़ है। तो हमारे बिल्कुल प्लेयर्स को अगर बिल्कुल। आप देखें तो वो इस चीज़ में बिल्कुल फेल है। इवन अगर आप हमारे प्लेयर्स को उर्दू में बात करते हुए देखें, तो वो उर्दू में भी सही तरीके से अपने आप को बता नहीं सकते कि उन्होंने किस तरह स्पेल किया, या पिच क्या बिहेव, वो कुछ उनके पास एक, कहते हैं ना, एक एनालिटिकल या एक डिस्क्रिप्टिव एबिलिटी है ही नहीं, जो हम बाकी लोगों में देखते हैं दुनिया में।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लाइक हाँ, हम भी ये चाहेंगे कि जब भी पाकिस्तान को मैच जीते या भले हारे, जब भी हमारे कप्तान से, हमारे किसी प्लेयर से सवाल हो, तो वो एक पर्सनालिटी के साथ एक प्रॉपर एनालिटिकल जवाब दे कमेंटेटर को, प्रेजेंटर को, जिससे पाकिस्तान की एक इमेज सामने आएगी कि भाई पाकिस्तान के जो प्लेयर्स है उनको, उनकी पर्सनालिटी है, उनको विद द प्लेयर, विद द स्पोर्ट, उनकी अपनी भी कुछ है जो कि, क्योंकि बिकॉज वो हमारी कंट्री को, हमारी कंट्री को वो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनका काम बनता है कि वो हमारी कंट्री को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारी यही नेक ख्वाहिशात दुआएं होंगी कि हमारे प्लेयर्स इस ट्रेनिंग से कुछ सीखें और अपने आप को बिल्कुल। थोड़ा ग्रूम करें, क्योंकि आपको पता है एक क्रिकेट एक ग्लोबल स्पोर्ट है और इसमें आपकी जो एक इमेज होती है नेशन की, वो बहुत वैल्यू होती है इस चीज़ की। तो हम यही हमारी दुआ होगी कि हमारे प्लेयर्स कुछ अच्छा एक पब्लिक इमेज उनकी नजर आए हमें फ्यूचर में। अच्छा अमान, अब आगे बढ़ेंगे। हमारे दिन का आखिरी टॉपिक है आज। थोड़ा सा एक मैं इसको लाइटर नोट पे लेना चाहूंगा, क्योंकि इमामुल हक की एक लेटेस्ट स्टेटमेंट आई है जिसपे उन्होंने कह दिया है कि यार मैं कैप्टनसी के लिए अपने आप को अवेलेबल रखता हूँ और कैप्टनिंग पाकिस्तान इज अ ड्रीम फॉर एनी प्लेयर। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इजहार कर दिया है इस बात का कि वो अब कैप्टनसी की रेस में आना चाहते हैं। देखिए हम बिल्कुल, आज का शो काफी लंबा हो गया, तो बस इस लास्ट टॉपिक की बात करके शो को एंड करेंगे। और इमाम उलग मतलब एक ऐसे प्लेयर जो कि इस वक्त पाकिस्तान के व्हाइट बॉल प्लान्स में दूर दूर तक नहीं है, और रेड बॉल में भी जैसी उनकी परफॉर्मेंस है, कोई इतनी खास परफॉर्मेंस है नहीं। बांग्लादेश तो घर में उनसे स्कोर नहीं हो पाया था। उसके ऊपर इनकी ऐसी स्टेटमेंट आना कि जैसे अपनी कैप्टनसी अनाउंस कर रहे हैं कि भाई मैं भी हूँ देश में, हमको भी खबरों का स्टेट में। कि डोमेस्टिक में तो मैंने माना उनके डोमेस्टिक में एक्सपीरियंस है, टीम को उन्होंने लीड किया है, लेकिन इमाम उलग जैसे प्लेयर जो कि ऑलरेडी व्हाइट बॉल में, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए कम बैक करना बहुत उनके लिए डिफिकल्ट होगा। उनके लिए अभी यही कर ले, वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर ले। पाकिस्तान को रेड बॉल में थोड़ा सा जरूरत है उनकी, तो वो वहां पे अपनी थोड़ा बहुत रन कर दे, उनसे यही गनीमत है, वो ले दे कि वो कप्तानी के पीछे भाग रहे हो। तो ये चीज ना मेरी समझ से बाहर है कि प्लेयर्स की अपनी परफॉर्मेंस के लाले पड़े हुए, उनकी टीम में जगह के लाले पड़े हुए उनको, और उसके ऊपर है कि इनकी ऐसी स्टेटमेंट से मुझे कप्तान ले लो। बिल्कुल समझ आप में सही नहीं कह आता रहे ये हैं, बिल्कुल बातें। आप सही कह रहे हैं। देखिए मुझे लगता है इसके पीछे कहीं ना कहीं एक एजेंडा भी है, क्योंकि आपको पता है जो इस वक्त बातें चल रही है शान मसूद की टेस्ट कैप्टनसी के लिए, कि वो उनकी टेस्ट कैप्टनसी बिल्कुल जाने के करीब है। शायद वो इंग्लैंड की सीरीज तक रुक जाए, बट मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि वो इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल से पहले ही उनको हटा दिया जाएगा। तो मुझे लगता है इमामुल हक को ये अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है कि शायद उनका मौका लग जाए, क्योंकि अगर आप देखिए तो टेस्ट टीम में इस वक्त कोई इतने ज्यादा ऑप्शन नहीं है। सऊद शकील का नाम चलता है क्योंकि वो वाइस कैप्टन है, बट उनकी खुद की परफॉर्मेंस भी ऑफ लेट इतनी जबरदस्त नहीं रही है। तो शायद इमामुल हक, आपको पता है उनकी बैकिंग जो है, सबको पता है कि वो किस बैकिंग से वो क्रिकेट में है इस वक्त। कहीं न कहीं वो एक, मुझे लगता है वन ऑफ द फ्यू क्रिकेटर्स हैं तो थोड़ा कम्युनिकेट भी कर लेते हैं, डिसेंट इंग्लिश वगैरह ये सब चीज़ें उनके पास हैं। तो शायद उनको ये लग रहा हो कि यार मैं अगर थोड़े से रन्स बना दूँ अपकमिंग सीरीज में, तो शायद मेरा नाम कैप्टनसी के लिए आ जाए। तो शायद उन्होंने इस वजह से लेके ये स्टेटमेंट डाल दी है, बट मैं समझता हूँ ये एक बहुत फूलिश स्टेटमेंट है। उनको ये करना नहीं चाहिए। वो अभी उन्होंने कमबैक किया है अपना टेस्ट टीम में, तो कमबैक उनके कुछ 4-5 कमबैक हो चुके हैं और एक ऐसा प्लेयर ऐसी बात कर रहा है, तो मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करता। बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि क्योंकि देखिए पाकिस्तान की टेस्ट टीम में ले जाइए तो दो तीन ऑप्शन नहीं थे फॉर कैप्टनसी। सऊद बिल्कुल। शकील को तो फिलहाल मुझे सुनने में ये आ रहा है कि उनको टेस्ट टीम से शायद ड्रॉप किया जा रहा है, उनकी जगह कामरान गुलाम को लाया जा रहा है। उनके फिटनेस टेस्ट वो क्लियर नहीं कर पा रहे, उनके बारे में कुछ आ रही है खबरें निकल के। दूसरी तरफ सलमान आगा को सुनने में आया कि कप्तानी ऑफर की गई थी और उन्होंने मना कर दिया कप्तानी नहीं लेने का। तो बातें तो आपको बहुत सारी सुनने में आती है, उस पे इमाम उलग साहब की ऐसी बात सामने आना, तो ये बात को जस्टिफाई करती है कि कहीं ना कहीं वो भी अपने मौके की तलाश में है कि यार मेरी बस थोड़े बहुत भी रन आ जाए तो कप्तानी के रेस में उनका नाम भी सामने आ जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नहीं, इमाम लोग को ये नजर आ गया कि एक अपॉर्चुनिटी है। मतलब बातें तो इस वक्त बाबर आजम की भी चल रही है कि वो भी शायद टेस्ट हाँ कैप्टनसी के बिल्कुल 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 रेस में बिल्कुल है। तो ये बिल्कुल। आई थिंक बिल्कुल बकवास चीज़ है। एक बैकवर्ड स्टेप लेना एक बिल्कुल सही नहीं। इससे अच्छा तो आप किसी यंगस्टर को बना दें, शायद वो कुछ बेहतर कर ले। अच्छा, अब अपने शो को एंड की तरफ लाएंगे। आज हमने बहुत डिटेल में बात की है मल्टीपल टॉपिक्स पे अमान। तो आपके आज के शो पे क्या थॉट्स थे?
बिल्कुल, आज के शो में काफी मजा आया। लाइक हमने मल्टीपल टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस किया है। उसमें इंडिया इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप और पाकिस्तान टेस्ट टीम के हालात, पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम के हालात, तो सब कुछ हमने डिस्कस किया है। और एक और बात मैं आप लोगों से करता चलूँ पे शो को एंड करेंगे कि हम लोग बहुत जल्द पाकिस्तान के ODI वर्ल्ड बिल्कुल। कप के लिए एक डिटेल्ड वीडियोस लेकर आएंगे कि पाकिस्तान किस तरीके से अपनी ODI वर्ल्ड कप तक की जर्नी को बेहतर बना सकता है, और कौन कौन से प्लेयर्स, किस तरीके का फॉर्मेट और क्या करके अपनी प्रैक्टिस को बेहतर कर सकता है। बिल्कुल, हम एक इस पे पूरा एक प्रॉपर शो करेंगे। इसमें हम आप कह सकते हैं कि टाइटल होगा रोड टू 2027 वर्ल्ड कप, जिसमें हम पूरे जो पाकिस्तान टीम का पाथवे है वर्ल्ड कप तक उसको डिस्कस करेंगे। स्क्वाड पूल में बात करेंगे। अच्छा, शो को एंड करने से पहले थोड़ा मैं बात करना चाहूंगा जो इस वक्त इंग्लैंड में विटेलिटी ब्लास्ट चल रहा है, जिसमें हमारे पाकिस्तान के काफी प्लेयर्स गए हुए हैं। तो उसमें शादाब खान की बड़ी परफॉर्मेंसेज आ रही है। अमान 50 की है उन्होंने कोई 20-22 बॉलों पे, तो वो अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं इस वक्त। मोहम्मद आमिर भी अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। मोहम्मद अली अच्छा कर रहे हैं। फहीम अशरफ विद द बैट बड़े अच्छे नजर आ रहे हैं। तो अमान, आप फॉलो कर रहे हैं आजकल ये लीग क्रिकेट वगैरह को? बिल्कुल मैं फॉलो कर रहा हूँ। फॉलो भी मैं सही बताऊंगा, मैं खाली उन प्लेयर्स के लिए कर रहा हूँ जिनका नाम हमारे एशियन गेम्स के स्क्वाड में होता है, जैसे कि आकिब जावेद, मोहम्मद बिल्कुल। अली और सुफियान नकीम। मैं इन बिल्कुल। लोगों की परफॉर्मेंस को ध्यान देता हूँ क्योंकि इनका अच्छा करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट बिल्कुल। अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें तो इतनी क्रिकेट है नहीं। वो टेस्ट सीरीज है अभी, जो आई थिंक 3 हफ्ते में स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन उसके अलावा जो हमारे व्हाइट बॉल के प्लेयर्स हैं, आई थिंक अभी वो रिसेंट एक स्क्वाड अनाउंस हुआ था जो गयाना सुपर लीग हो रही है कुछ टाइम बाद। तो उसमें आई थिंक हमारे बहुत सारे प्लेयर्स जा रहे हैं। मोहम्मद हारिस जा रहे हैं उसमें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मास सदाकत भी है उसमें। LPL भी स्टार्ट होने वाली है। तो हमारे बहुत सारे प्लेयर्स इस वक्त लीग क्रिकेट में हमें नजर आएंगे। और जो मेन टीम है आपको पता है वो टेस्ट क्रिकेट में नजर आएगी। है। बस चले फिर शो को एंड बिल्कुल, शो को करेंगे। एंड उसमें करते हैं। खाली जी। खाली बिल्कुल। मैं एक बात करूंगा कि पाकिस्तान टीम को चाहिए, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि एटलीस्ट पाकिस्तान की T20 के मैचेस थोड़े बहुत करवाए, क्योंकि पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि वो अपनी T20 टीम को देखे। ऐसा नहीं है अगर वर्ल्ड कप नहीं है तो आप मैच नहीं कर सकते, इंडिया को तो फील्ड है ना। तो हमें बिल्कुल। भी चाहिए कि एटलीस्ट T20 के मैचेस करवाते रहे, इसे ब्रेक ना मारे। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। करवाने चाहिए मैचेस की टीम, हम लोग नए कॉम्बिनेशन ट्राई कर सके। अच्छा, आप शो को एंड करेंगे, मैं ऑडियंस से ये कहना चाहूंगा कि प्लीज हमें सपोर्ट करें चैनल को। हम आपके लिए इसी तरह एक अच्छा इन डेप्थ एनालिसिस लाते रहेंगे। तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करें। हमने इंस्टाग्राम पे भी अपना अकाउंट लॉन्च किया है, तो प्लीज उसको भी जाके वहाँ पे सब्सक्राइब करें। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।